हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अमित सर 27 चैनल। मैं इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पार्ट फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। राजस्थान का इतिहास जो आपके सीटी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, और ये बाकी अदर जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। तो मैंने महत्वपूर्ण जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही मैं लेके आया हूँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो स्टडी विद अमित सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन है इनके, काला पत्थर, ऑप्शन बी जूता हुआ खेत, ऑप्शन सी काली चूड़िया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन सी काली चूड़िया। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट माई नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी बेडस नदी, ऑप्शन डी आहड़ नदी। तो कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमलानंद कोश, ऑप्शन बी एम.डी. खरे, ऑप्शन सी बीबी लाल, ऑप्शन डी बी.के. थापर। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है ऑप्शन ए अमलानंद कोश। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिलवाड़ा, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी आहोर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालीबंगा। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है इनके, ऑप्शन ए बैराट, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बागोर। तो निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को टूल कोट भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी पीलीबंगा। तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल को टूल कोट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
आहट सभ्यता स्थित है? आहट सभ्यता स्थित है, ऑप्शन है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या लूनी नदी पर। तो आहट सभ्यता स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। इसके ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी बागोर। तो लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहड़। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से कौन सी धातु से परिचित है वो नहीं थे। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। चांदी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सरस्वती घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी बनास सभ्यता, ऑप्शन डी मौर्यकालीन सभ्यता। तो बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्यकालीन सभ्यता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, मौर्यकालीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी उदयपुर। तो पहले इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीकर। और अभी नए डिस्ट्रिक्ट बन गया है नीम का थाना, अभी करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो अभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम का थाना। पहले सीकर में था, अभी अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो अब नीम का थाना इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, नीम का थाना। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कांतली, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बनास। तो इसका क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांतली नदी। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी विराटनगर, ऑप्शन सी कुशीनारा, ऑप्शन डी गोकुलपुरा। तो उस मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराटनगर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 14, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी बैराट, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी बालाथल। तो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैराट।
बी से बीजक, बी से बैराट। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस नंबर 15। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोसुंडा, ऑप्शन बी ओसिया, ऑप्शन सी नागदा, ऑप्शन डी बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन डी बैराट में मिले हैं। सॉरी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस बागोर भीलवाड़ा की नदी के कांटे पर स्थित है। बागोर है वो भीलवाड़ा की कौन सी नदी के कांटे पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बनास नदी, ऑप्शन सी कोठारी नदी, ऑप्शन डी संबल नदी। तो जो बागोर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांटे पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोठारी नदी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, कोठारी नदी। अगला क्वेश्चंस नंबर 17। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आबानेरी, ऑप्शन बी किराडू, ऑप्शन सी नोह, ऑप्शन डी बैराट। तो जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोआ से प्राप्त हुई है। तो नोआ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्राचीन स्थल है और एक तरफ उत्खनन करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा अमलानंद कोष, ऑप्शन बी आहड़ HD सांकलिया, ऑप्शन सी बैराट केदारनाथ पुरी, ऑप्शन डी बागोर BN मिश्रा। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से गलत कौन सा वो आप बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैराट केदारनाथ पुरी। कालीबंगा अमलानंद कोष सही है, आहड़ HD चांकलिया सही है, बागोर BN मिश्रा सही है। तो ऑप्शन सी वाला गलत है। तो ये युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो बालाथल सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीलवाड़ा। बागोर जो कस्बा है वो भीलवाड़ा में स्थित है। तो भीलवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस कोसुंडी का शिलालेख स्थित है। कोसुंडी का शिलालेख स्थित है, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बारा में, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी अजमेर में। तो कोसुंडी का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
कोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो कोसुंडी अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो कोसुंडी अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चंस नंबर 23, कृति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवि एवं अत्रि ने, ऑप्शन बी केवल महेश ने, ऑप्शन सी कवि अत्रि एवं महेश ने, ऑप्शन डी कवि एवं महेश ने। तो कृति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना की थी ऑप्शन सी कवि अत्रि एवं महेश ने। तो कवि अत्रि ने स्टार्ट किया था, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद में उनके बेटे महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। इन दोनों का नाम आएगा कवि अत्रि एवं कवि महेश, दोनों का नाम आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि अत्रि एवं महेश। अगला क्वेश्चंस नंबर 24, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गरीबदास, ऑप्शन बी दुर्गा आडा, ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन डी केशव दास। तो 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चंस नंबर 25, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरवा शिलालेख, ऑप्शन बी संग ऋषि का शिलालेख, ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन डी अपराजित का शिलालेख। तो कौन से शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। अगला क्वेश्चंस नंबर है 26, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए राठौड़, ऑप्शन बी सिसोदिया, ऑप्शन सी चौहान, ऑप्शन डी प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख से हमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौहान। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजय राज, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कानड़ देव, ऑप्शन डी अर्णोराज। तो बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो है ऑप्शन बी वासुदेव। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, वासुदेव। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। जो प्राचीन सिक्के मिले थे राजस्थान में उनको क्या बोला गया है? ऑप्शन है आहट सिक्के, ऑप्शन बी कलदार सिक्के, ऑप्शन सी चांदोड़ी सिक्के, ऑप्शन डी अक्षय शाही सिक्के। तो राजस्थान से प्राप्त होने वाले सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या बोला गया है? तो इसको बोला गया है ऑप्शन ए आहट सिक्के। आहट सिक्के इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस, अकबर की
चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता है। अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए द्रम्प, ऑप्शन बी सिक्का एलसी, ऑप्शन सी चित्तौड़ी, ऑप्शन डी दिनार। तो इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्का एलसी। जो सिक्का एलसी है वो अकबर ने जारी किया था चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत। तो सिक्का एलसी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस नंबर 30। पोती खाना संग्रहालय स्थित है। पोती खाना संग्रहालय स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो पोती खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। ऑप्शन बी जयपुर इज द करेक्ट आंसर। पोती खाना संग्रहालय है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र है वो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर जोधपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ऑप्शन सी अलवर भरतपुर, ऑप्शन डी उदयपुर डूंगरपुर। तो इसमें से कौन से क्षेत्र है वो जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर जोधपुर। बीकानेर जोधपुर वाला एरिया है उसको महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। अगला क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो युद्ध संग्रहालय की स्थापना है वो अगस्त 2015 में की गई थी और आगे गई थी जैसलमेर में की गई थी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। जैसलमेर में की गई थी। युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में की गई थी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। ऑप्शन ए बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस नंबर 34। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। ऑप्शन ए बीकानेर इज द करेक्ट आंसर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 35। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी
उदयपुर। ऑप्शन डी जोधपुर। तो गुड़ियाओं का संग्रहालय स्थित है ऑप्शन बी जयपुर। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। गुड़ियाओं का संग्रहालय जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में यौंदे प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में यौंदे प्रदेश कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी सीकर। तो कौन से प्रदेश को प्राचीन काल में यौंदे प्रदेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, 1890 ईस्वी विलियम बेंटले, 1922 ईस्वी सर जॉन, 1902 ईस्वी लॉर्ड कर्जन। तो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग वो किया था और 1800 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 38। अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी आमेर, ऑप्शन डी राजपूताना। तो अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, राजपूताना। अगला क्वेश्चन नंबर 39। मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है, यानी कौन सी संस्था है वो मीरा पुरस्कार प्रदान करती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, ऑप्शन बी राजस्थान संगीत संस्थान उदयपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ऑप्शन डी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। तो कौन सी संस्था है वो मीरा पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर है वो मीरा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्निकुंड से, ऑप्शन बी आकाश से, ऑप्शन सी सूर्य से, ऑप्शन डी चंद्रमा से। तो किससे उत्पत्ति हुई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निकुंड। अग्निकुंड से मानी गई है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिसोदिया, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी परमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिसोदिया। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 42। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वो था, यानी किसने अपने कौन सा प्रतिहार शासक है जिसने सबसे पहले जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए
नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी महेंद्रपाल द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है, उन्होंने सबसे पहले जालौर को अपनी राजधानी है वो बनाया। अगला क्वेश्चन नंबर 43। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड्डा स्थानांतरित की थी? यानी कि उनकी राजधानी को मंडोर से मेड्डा स्थानांतरित की गई, तो किसने की थी? ऑप्शन ए कुकुक, ऑप्शन बी रज्जिल, ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन डी बाउक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 44। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम पट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वह था। यानी क्वेश्चन है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम पट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वत्सराज, ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन डी मिहिर भोज। तो इसमें से कौन था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागभट्ट द्वितीय। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। तो प्रथम प्रतिहार शासक थे जिसने परम पट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नागभट्ट द्वितीय। अगला क्वेश्चन नंबर 45। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन है इनके ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महेंद्रपाल द्वितीय, ऑप्शन डी महिपाल। तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना गया है ऑप्शन ए यशपाल को। ऑप्शन ए यशपाल को, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक थे। ऑप्शन है इनके ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन बी सोमेश्वर, ऑप्शन सी अनुराज, ऑप्शन डी वासुदेव। तो चौहान राजवंश के संस्थापक शासक थे। तो 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वासुदेव। वासुदेव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इनके ऑप्शन ए वासुदेव, ऑप्शन बी गोवुक, ऑप्शन सी अजयराज, ऑप्शन डी अन्नूराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर का संस्थापक ऑप्शन सी अजयराज। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1001 में, ऑप्शन बी 1191 में, ऑप्शन सी 1192 में, ऑप्शन डी 1206 में। तो 48 क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1191 युद्ध है वो लड़ा गया था। 1192 में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था और तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। अगला क्वेश्चंस नंबर 49। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। अगला इसका ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में लड़ा गया था, लेकिन किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर और हेमू के मध्य, ऑप्शन बी
राणा सांगा और बाबर के मध्य ऑप्शन सी आमिर और अलाउद्दीन के मध्य ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन जो दूसरा युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो ये भी इन दोनों के मध्य लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाता है। अगला क्वेश्चंस नंबर 50। वीडियो पसंद आ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चंस नंबर 50 है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी हरिहर। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी जो कवि थे ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। तो चंद्रबरदाई द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 51। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मुइनुद्दीन चिश्ती है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वो राजस्थान आए थे। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चंस नंबर 52। रणथंभौर का युद्ध सन 1301 निम्न में से किसके मध्य हुआ? 1301 में युद्ध हुआ था रणथंभौर का, तो वो किसके मध्य हुआ? तो इसका ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी तथा आमिर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी बाबर तथा राणा सांगा। तो किसके मध्य हुआ था ये युद्ध? हुआ था ऑप्शन बी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और आमिर, इन दोनों के बीच में हुआ था। 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और आमिर इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कानड़ देव कहाँ का शासक था? कानड़ देव है वो कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है मेवाड़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी सांबर। तो कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जालोर। तो कानड़ देव है वो जालोर के शासक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कानड़ देव प्रबंध, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी अचलदास खींचीरी वचनिका, ऑप्शन डी विरुद्ध सिहत्तरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण है वो मिलता है। तो ऑप्शन ए कानड़ देव प्रबंध इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कोटा राज्य का संस्थापक था? कोटा राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन है ऑप्शन ए राव मुकुंद सिंह, ऑप्शन बी राव माधो सिंह, ऑप्शन सी राव रतन सिंह, ऑप्शन डी जालिम सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राव माधो
माधो सिंह is the correct answer. राव माधो सिंह, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कौन सी जगह जीत हासिल की, उसके बाद कौन सी और उसके बाद कौन सी। तो इसमें ऑप्शन है रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। तो इसका कालक्रम, सही कालक्रम हो जाएगा 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1342। यानी कि सबसे पहले उन्होंने जीत हासिल की थी रणथंभौर पे, उसके बाद जो जीत हासिल की थी वो थी चित्तौड़गढ़, उसके बाद जालोर और उसके बाद सिवाना और उसके बाद जालोर। यानी कि रणथंभौर में 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन है विग्रहराज फोर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड। तो इनके जो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विग्रहराज के बाद आए थे पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर और उसके बाद आए थे पृथ्वीराज थर्ड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि विग्रहराज फोर्थ सबसे पहले आए, फिर उसके बाद आए पृथ्वीराज सेकंड, फिर आए सोमेश्वर और उसके बाद आए थे पृथ्वीराज थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। तो उस स्मारक का नाम है ऑप्शन ए अजमेर शरीफ दरगाह, ऑप्शन बी 2.5 दिन का चौबड़ा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी शाहबाद की शाही जामा मस्जिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 दिन का चौबड़ा है, जिसको सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया था। 2.5 दिन का चौबड़ा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 59, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। तो कौन से चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जानते थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्णोराज, ऑप्शन बी अजय राज, ऑप्शन सी विग्रह राज चतुर्थ, ऑप्शन डी राणा हमीर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, विग्रह राज चतुर्थ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विग्रह राज चतुर्थ को ही कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी गहलोत। तो कौन से वंश के शासकों ने भाग लिया था त्रिपक्षीय युद्ध में जो कन्नौज पर अधिकार हेतु चलाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन नंबर 61,
ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विग्रहराज फोर्थ विशलदेव, ऑप्शन बी पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन सी सोमेश्वर, ऑप्शन डी अर्णोराज। तो ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए विग्रहराज फोर्थ, जिसको विशलदेव भी बोलते हैं। तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस है वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड शेयर। क्वेश्चंस नंबर 62, नैन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है इनके, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। मोनोट नैन्सी ने अपनी ख्यात मोनोट नैन्सी की ख्यात में गुइलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुइलों की 24 शाखाओं को माना। कविराज श्यामल दास ने गुइलों की 36 शाखाएं बताई थी। तो नैन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाएं थी? तो 24 इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस नंबर है 63, गुइल वंश का पहला शासक कौन था? गुइल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी क्षेत्र सिंह। तो गुइल वंश का प्रथम जो शासक माना गया है वो माना गया है राणा हमीर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राणा हमीर। अगला क्वेश्चंस नंबर 64, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन बी मोमिनाबाद, ऑप्शन सी होशंगाबाद, ऑप्शन डी खिंजाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खिंजाबाद। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिंज खां के नाम पर खिंजाबाद है वो कर दिया था। तो ऑप्शन डी खिंजाबाद इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चंस नंबर 66, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो इसका ऑप्शन है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, रसिक प्रिया है। तो इसमें से कौन से ग्रंथ है वो राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 यानी कि चारों ग्रंथ है वो राणा कुंभा द्वारा लिखे गए हैं। संगीत राज भी लिखा गया है, संगीत मीमांसा भी लिखा गया, सूड प्रबंध भी लिखा गया और रसिक प्रिया है वो भी राणा कुंभा ने लिखा है। तो इस चारों है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चंस नंबर 67, माना कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। ऑप्शन बी, वे संगीत प्रेमी थे। ऑप्शन सी, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ऑप्शन डी, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो इसमें से कौन सा कथन है वो असत्य है? तो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, सही बात है। संगीत प्रेमी भी थे, सही बात है ये भी। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये भी करेक्ट है। इससे विद्वान थे, ये गलत है। तो ऑप्शन डी है वो गलत दिया गया है, असत्य है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो इसमें से कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए, नट्य रत्न कोश। ऑप्शन बी, कलानिधि। ऑप्शन सी, रसिक प्रिया। ऑप्शन डी, सुधा प्रबंध। तो इसमें से कौन सा है वो राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलानिधि। कलानिधि है वो राइट आंसर हो जाएगा। कलानिधि राइट आंसर हो जाएगा। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार कोरनी एवं द्वार दीपिका नाम ग्रंथों की रचना की। तो नट्य रत्न कोश, रसिक प्रिया और सुंदर प्रबंध है वो राणा कुंभा ने लिखा था। और कलानिधि है वो मंडन के पुत्र गोविंद ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलानिधि। अगला क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, शाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन से राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, राय रायन और दान गुरु की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा है वो करेक्ट आंसर है। जो अभिनव भट्टाचार्य है, संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि है। और नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महान कुंभा को नव्य भारत भी कहते हैं। हाल गुरु भी बोला जाता है इनको, दुर्गों का स्वामी होने के कारण, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको हाल गुरु भी बोला गया है। और राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता है इनमें, तो राजगुरु की उपाधि भी दी गई इनको। कुंभा को हयस, हस्तिस और नरेश होने से टोडरमल भी कहलाए। और नाटक राज का कर्ता भी इनको बोला गया है। रानो रासो भी बोला गया है। हिंदू सुल्तान भी बोला गया है। शैल गुरु की उपाधि भी दी गई है। शस्त्रभाला का उपयोग सिखाने वाले को शैल गुरु कहा जाता था, इनको शैल गुरु भी बोला गया है। नंदीकेश्वर अवतार भी बोला गया है। तो महाना कुंभा को बहुत सारी उपाधि दी गई है। परम गुरु, दान गुरु, शाप गुरु इसलिए बोला गया क्योंकि धनुर्विद्या का शिक्षक थे। सुरग्रामणी, निरुंशक, तो बहुत सारी उपाधियां है वो दी गई है उनको। अभिनव भट्टाचार्य है, नव्य भारत है, हाल गुरु, राज्य गुरु, टोडरमल, नाटक राज का कर्ता, रानो रासो, हिंदू सुल्तान, शैल गुरु, शाप गुरु, परम गुरु, दान गुरु, सुरगामनी, तो बहुत सारी जो है उपाधियों से नवाजा गया है इनको। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है इनके, ऑप्शन ए राय सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी विजय सिंह, ऑप्शन डी राणा कुंभा। तो वास्तुकला का जनक किसे माना गया है? तो ऑप्शन डी राणा कुंभा को माना गया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 71, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी उदय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा कुंभा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, उसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। 122 फीट ऊंची 9 मंजिला स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था, जो सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया था। और इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसको प्रशस्तियों में कृति स्तंभ भी कहा गया है। इसका निर्माण कार्य जेता व उसके पुत्र नामा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अत्रि था। जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत भी माना है और इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी बोला गया है। किसको बोला गया? विजय स्तंभ को बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्य में से सही तथ्य है। ऑप्शन है इनका, यह प्रसिद्ध है कि इसे राणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी कुल 11 मंजिल है, इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो इसमें से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि राणा कुंभा ने बनवाया था, तो सही बात है। और इसमें 11 नहीं बल्कि 9 मंजिल है। और दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, तो ये सही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 73, 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके निर्माण किया था। तो किसका निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ, अशोक स्तंभ, विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 74, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो ऑप्शन है इनके 7, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मंजिल। तो 9 मंजिल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 75, संपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? संपानेर की संधि है वो किन राज्यों के बीच में हुई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मालवा और गुजरात, ऑप्शन बी मेवाड़ और गुजरात, ऑप्शन सी मालवा और मेवाड़, ऑप्शन डी मेवाड़ और मारवाड़। तो संपानेर की जो संधि है वो किन राज्यों के बीच में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात है वो राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य ये संधि हुई थी। इसके अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा की राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। तो राणा कुंभा को दोनों मिलके भी नहीं हरा सके। तो इस संधि को बोला गया था संपानेर की संधि बोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पद कहा है? यानी कि कौन से ऐसे शासक है जिसको हिंदू पद कहा गया है? ऑप्शन है इनके, ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी सांगा, ऑप्शन सी नागपटलित्य, ऑप्शन डी अन्नूराज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांगा। तो महाराणा सांगा को हिंदू पद की उपाधि, महाराणा सांगा को विद्वान हिंदू पद है वो कहा गया है। जो महाराणा सांगा है भारतीय इतिहास में हिंदू पद के नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को राज्य अभिषेक हुआ था। 24 मई 1509 को हुआ था। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए खातौली का युद्ध में, ऑप्शन बी सारंगपुर युद्ध में, ऑप्शन सी सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी खानुआ का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खातौली का युद्ध। जो महाराणा सांगा है उन्होंने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। खातौली का युद्ध लड़ा गया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर और महाराणा सांगा के बीच, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी महमूद लोदी और महाराणा सांगा के बीच, ऑप्शन डी बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो जो खातौली का युद्ध है वो किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में खातौली का युद्ध है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी खानवा, ऑप्शन डी बयाना। तो कौन से युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर है, बयाना। जो 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हरा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पूरा आक्रमण हेतु कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर पुशावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह पुशावर में लगभग 1 माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने व उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया। तो बयाना के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? जो राणा सांगा है और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 मार्च 1527 को
17 मार्च 1527 को, 16 फरवरी 1527 को या 18 फरवरी 1527 को। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन बी 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 81। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। तो बयाना की लड़ाई है, खातौली की लड़ाई है और गागरोन की लड़ाई है। तो कौन सी लड़ाई पहले लड़ी गई और कौन सी बाद में, तो इसका सही कालक्रम है वो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। सबसे पहले खातौली की लड़ाई है वो लड़ी गई, उसके बाद में गागरोन की लड़ाई और उसके बाद फिर बयाना की लड़ाई है वो लड़ी गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया। तो महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार है वो कौन से स्थान पर किया गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मांडलगढ़, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी खानवा, ऑप्शन डी बसवा। तो इसका राइट आंसर है मांडलगढ़। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ ले जाकर अंतिम संस्कार है वो किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा मुगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराणा उदय सिंह। पन्ना दाई चित्तौड़ के पास स्थित माताजी की पांडुली गांव के निवासी हरचंद हाकला की पुत्री थी और सूरजमल चौहान की पत्नी थी। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या कर बनवीर नामक अवैध दासी पुत्र मेवाड़ का शासक बना। उसने उदय सिंह की भी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह सेकंड रानी क्रमवती के पुत्र को दासी पुत्र बनवीर से बचाया। पन्ना दाई बलिदान व स्वामी भक्ति के लिए मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इन्होंने महाराणा उदय सिंह की रक्षा के खातिर अपने बेटे की बलि है वो लगा दी। तो इसलिए उनको पन्ना दाई को बलिदान और स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए देलवाड़ा, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी देवलिया। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंभलगढ़। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उनको चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को कुंभलगढ़ में आश्रय है वो मिला था। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जो पन्ना दाई उदय सिंह को कीरत और वारिन दंपति के संरक्षण में कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले गई और जहाँ कुंभलगढ़ में उदय सिंह का लालन पालन वो 1537 में यहाँ यही राज्याभिषेक भी उनका हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। चित्तौड़ का तीसरा शाखा है वो कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है
ऑप्शन ए 1568 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1569 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1567 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी में। तो 85 क्वेश्चंस का आंसर है ऑप्शन ए 1568 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1568 ईस्वी में तीसरा शाखा है वो हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस नंबर 86। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस नंबर 86, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन है इनके, ऑप्शन ए चित्तौड़, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी हल्दीघाटी, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ इज द करेक्ट आंसर। चित्तौड़ उदय सिंह की रानी जयवंता बाई पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध जो महल है बादल महल की जूनी कसेरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम कीका था। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो कुंभलगढ़ के जो प्रसिद्ध महल था बादल महल वहाँ हुआ था और इनके बचपन का नाम कीका था। उनकी माता का नाम था जयवंती बाई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 87, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 9 मई 1542 को, ऑप्शन बी 9 मई 1540 को, ऑप्शन सी 8 मई 1541 को और ऑप्शन डी 1 मई 1540 को। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था, यानी पहली बार राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन है गोकुंडा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोकुंडा। जो फर्स्ट टाइम महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था वो गोकुंडा की पहाड़ी में हुआ था और उस पहाड़ी का नाम था महादेव बावड़ी। 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया था, जहाँ एक छोटी छतरी बनी हुई है अभी। और इनका विधिवत राज तिलक हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। तो हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात मानसिंह ने यहीं अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज्य तिलक है वो गोकुंडा के महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक है वो किया गया। तो गोकुंडा में ही उनका राज्याभिषेक हुआ था फर्स्ट टाइम और विधिवत हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोकुंडा। अगला क्वेश्चंस है क्वेश्चंस नंबर 89, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलाल खां मानसिंह भगवंत दास टोडरमल, ऑप्शन बी है मानसिंह जलाल खां टोडरमल भगवंत दास, ऑप्शन सी है जलाल खां टोडरमल मानसिंह भगवंत दास, ऑप्शन डी है टोडरमल जलाल खां मानसिंह या भगवंत दास। तो इसमें से कौन सा जो क्रम है वो सही है?
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर भेजा गया था टोडर मल को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास को और फिर राजा टोडरमल को भेजा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस नंबर 90। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा है? फर्स्ट टाइम किसको भेजा गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारमल, ऑप्शन बी जलाल खां, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी भगवंत दास। तो सबसे पहला भेजा गया था जलाल खां को भेजा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस नंबर 91। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार कर सके? तो अंतिम भेजा था, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जलाल खां, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी है मान सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोडरमल को अंतिम भेजा गया था, लास्ट में भेजा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चंस है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका ऑप्शन है 1675 में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1576 में, ऑप्शन डी 1578 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में होता, 18 जून 1576। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग है वो 21 जून 1576 है, लेकिन राइट आंसर मेरे ख्याल से 18 जून 1576 ही है। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के बाहर बनास नदी के निकट खमनूर गांव राजसमंद में हुआ था। नेक्स्ट, इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुतखब-उत-तवारीख में किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, होता 18 जून 1576 में। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस नंबर 93। क्वेश्चंस नंबर 93 है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो ऑप्शन ए राणा पुंजा, ऑप्शन बी लूणा सावंडिया, ऑप्शन सी जीवा शाह, ऑप्शन डी तारा भील। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था वो था ऑप्शन ए राणा पुंजा। राणा पुंजा है वो भील सेना का कमांडर था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस नंबर 94। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी गोपीनाथ शर्मा।
तो कमनौर का युद्ध है वो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल है, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को, कमनौर का युद्ध है वो कहाँ है? हल्दी घाटी के युद्ध को हाथी युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चंस नंबर 95। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने, जो कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने क्या बोला है, किस नाम से संबोधित किया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेवाड़ की थर्मोपली, ऑप्शन बी गोगुंडा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, या ऑप्शन डी कमनौर का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने बोला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, मेवाड़ की थर्मोपली है वो बोला गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपली बोला गया है। और बदायूनी ने बोला है, सॉरी बदायूनी नहीं, ये अबुल फजल ने बोला है कमनौर का युद्ध बोला है, और कर्नल जेम्स टॉड है, उन्होंने बोला मेवाड़ की थर्मोपली बोला गया है हल्दी घाटी के युद्ध को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 96। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से संबोधित किया है? तो इसके ऑप्शन है गोकुंदा युद्ध, डिवेर युद्ध, खमनौर युद्ध, या थर्मोपली युद्ध। तो बदायूनी ने कौन से नाम से संबोधित किया है हल्दी घाटी के युद्ध को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोकुंदा युद्ध। तो बदायूनी ने बोला है हल्दी घाटी के लिए गोकुंदा युद्ध बोला है, और अबुल फजल ने बोला है कमनौर का युद्ध बोला है, और जेम्स टॉड ने बोला है थर्मोपली युद्ध बोला गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम प्रसाद, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी मर्दाना, ऑप्शन डी वीर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत सारे हाथियों का यूज किया गया था, जिसके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, और अकबर के हाथी का नाम था हवाई, और अन्य और हाथी थे, फेमस हाथी थे, उनका नाम था लूना, गजमुक्त, गजराज, रन मदार, खांडे राव, चक्रवाप। तो ये कुछ हाथी थे जिनका यूज किया गया था युद्ध में। अगला क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? तो हल्दी घाटी के बाद में महाराणा प्रताप ने किस स्थान को राजधानी है वो बनाया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सावंड, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी कोलियारी, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो किस स्थान को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावंड। जो चावंड है उसको महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो बनाया है हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड, चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित है, को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूना से विजित कर अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक ये मेवाड़ की राजधानी रहा है। चावंड है उनके 12 वर्ष तक राजधानी रहा है। उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज
राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष तक सावंड में बीते। सावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा, यानी कि सावंड है वो 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। तो सावंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 99। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम की सेना में, ऑप्शन सी महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम की सेना में, ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह और मुगल सेना के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में ये युद्ध हुआ था। दिवेर है वो राजसमंद में आता है और के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी बोला गया है। कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था और 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें प्रताप है वो जीत चुके थे, प्रताप विजयी रहे थे। तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खान के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चंस अंतिम क्वेश्चन है ये वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी सारंगपुर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध, ऑप्शन बी। तो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने दिवेर के युद्ध को ही मेवाड़ का मैराथन है वो कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम में। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel for more video.